नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 22 नवंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। सबसे पहले कोलकाली जो कि है एक फोक आर्ट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यह मुख्यतः केरला में है, ठीक है, और एक लोक कला है। और इसकी एक और मुख्य बातें हैं, ये जो फोक आर्ट है कोलकाली, ये मुख्यतः जो है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो ये चीजें याद रखिएगा और इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं, ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम की आह्वान की। अभी हाल ही में ब्रिक्स का एक वर्चुअल समिट हुआ है आयोजित, उसी में कहा गया है कि जल्द से जल्द ये जो इजराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है उसे विराम करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद ब्रिक्स के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, इसकी क्या कार्यशैली है, ये डेवलपिंग कंट्री के लिए क्या क्या कार्य करता है, हर एक चीजों को विस्तार तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को पहचानना आवश्यक है। इसमें मुख्यतः जो बताया जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो ह्यूमन हेल्थ मतलब कि मानवीय स्वास्थ्य पर जो दुष्परिणाम देखे जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि लगातार जो क्लाइमेट चेंज आ रहे हैं उसके कारण फ्लड आ रहे हैं, उसके बाद सूखा आ रहा है, बारिश की अनियमितता, जिसके कारण जो हमारा फूड पैटर्न है वो चेंज हो गया है, या फिर पोषण जो है उसमें असमानता उत्पन्न हो जा रही है, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जा रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सीवियर स्थिति में आ रही है। अभी हम लोग दिल्ली और मुंबई का एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। वहां पे लगातार जो है हवा का जो गुणवत्ता है वो बहुत ही खराब स्थिति में है, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा रेशियो बढ़ रहा है लोगों में, उसके बाद इसके कारण हार्ट संबंधी बीमारियां भी उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे और क्या क्या बातें की जा रही है पेरिस एग्रीमेंट में। ये जो अगला आर्टिकल है सभी देशों को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए प्रयास करना चाहिए। तो क्या होता है नेट जीरो कार्बन एमिशन, हर एक चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक। तो क्या होता है नेट कार्बन एमिशन, जिसके कारण जो देश के द्वारा कार्बन इमिशन होता है, जैसे ज्यादा से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है और जीएचजी गैसों का, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, उसको किस तरह से हम लोग नियंत्रित करेंगे। जैसे कि ग्रीन कवर्स, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे आसपास लगाने से क्या होता है कि कार्बन सिंक में वृद्धि होती है, और भी नए नए तरीके जैसे कि जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने से क्या होता है कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उसे बचाया जा सकता है। तो उसको निकालने में जितना उत्सर्जन होता है उसको कम करने के लिए सरकार अनेक प्रकार की पॉलिसियां बना रही है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है वो राज्यों को श्रम अधिकारों मतलब कि लेबर्स के राइट को समान रूप से लागू करने की आवश्यकता है, न कि संरक्षणवाद। अभी क्या हो रहा है कि बहुत से राज्य अपने लेबर्स के लिए नए नए नियम बना रहे हैं, जिससे कि जो दूसरे राज्य होते हैं, दूसरे राज्य के जो लेबर्स हैं वो अगर माइग्रेट करते हैं तो उनके कार्य करने का जो अवसर होता है वो कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और ये कैसे कम करना चाहिए। हर एक राज्य जो है अपने अपने राज्यों के लेबरों के लिए अलग अलग नियम बना रहे हैं, ठीक है। तो सारे राज्यों का एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कोलकाली, जो एक लोक कला है। मुंडू और बनियान पहने हुए वे एक घेरा बनाते हैं और गाते हुए और लयबद्ध रूप से हाथ पकड़े हुए लाठियों को मारते हुए घूमते हैं, ठीक है। इसे ही कहते हैं कोलकाली लोक कला। जैसे जैसे संगीत धीरे धीरे पिच में भिन्न होता है, सर्कल का विस्तार होता जाता है और तेज गति से चलने वाले कलाकारों के साथ अनुबंध हो जाता है। तो इसमें मुख्य बातें हैं, ये भारत के केरल के मालाबार क्षेत्र में प्रदर्शित होता है। यह एक लोक कला है। नृत्य कलाकार एक घेरे में चलते हैं, छोटी छोटी छड़ियां मारते हैं और विशेष कदमों के साथ लय बनाए रखते हैं। उसके बाद इसका विशेषता जान लेते हैं। तो कोलकाली एक ऐसा खेल है जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। इस लोक नृत्य में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं है। इस पारंपरिक नियम का पालन इस क्षेत्र के सभी निवासी करते हैं। कोल का एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब छड़ी होता है, ठीक है। और यह नृत्य हाथों में लाठियां लेकर संगीत की धुन पर किया जाता है। परिणाम स्वरूप इस नृत्य को कोलकाली के नाम से जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है छड़ी नृत्य,
इसी कारण इसे कोलकाली कहा जाता है। नृत्य की लय और वृत्ताकार जो गति होती है वो मंत्र मुग्ध कर देती है, और नृतक जो होते हैं वो जोड़े बनाते हैं और छड़ियों द्वारा उत्पन्न संगीतमय लय के जवाब में वृत्ताकार रूप से घूमते हैं, और नृत्य करते समय छड़ियों का उपयोग अधिकतर सहारा के रूप में किया जाता है, और नृतक उन्हें अपने हाथों में पकड़े रहते हैं। कोलकाली के कई पात्रों की शारीरिक मुद्राएं हैं, जैसे कोरियोग्राफी और फुटवर्क। सीधे तौर पर कोलकाली जो है लोक कला, इसमें कहीं ना कहीं कलारी पट्टू का भी कुछ अवशेष मिलाया जाता है, कुछ तत्व को उपयोग किया जाता है जो कलारी पट्टू उपयोग होता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कलारी पट्टू क्या है और किस राज्य में इसको परफॉर्म किया जाता है। आगे देख लेते हैं। लोक काली जो है वो नृत्य धीरे धीरे शुरू होता है, जैसे जैसे संगीत में गति आती है यह धीरे धीरे गति पकड़ लेता है और तेज गति से चारों ओर घूमने लगता है, जो उनके उत्साह, प्रसन्नता और उत्साह को दर्शाता है। आमतौर पर इस पारंपरिक नृत्य के साथ, और एक चीज और याद रखिएगा, जो लोक काली है यह मुख्यतः जो है वो धान की फसल के मौसम के दौरान की जाती है, और ये खुशियां मनाने और खुशियां फैलाने के लिए इस तरह का लोक कला है। ठीक है, तो ग्रामीण इस आयोजन में जाति और धर्म से ऊपर उठ जाते हैं और इस त्योहार को मनाते हैं। ठीक है, तो इसे आगे देखते हैं। आमतौर पर इस पारंपरिक नृत्य के साथ लोक धुनों का उपयोग किया जाता है। केरल के कई पारंपरिक प्रदर्शन जैसे कि कथकली, बेलाकली, पुराकली, उसके बाद हचोली कली, कोलकाली ने भी अपने विकास के चरण के दौरान कलारी पट्टू से तत्व प्राप्त किए हैं। ठीक है, इसलिए ये कलारी पट्टू का कुछ तत्व उपयोग करता है। कोलकाली पात्रों की कई शारीरिक मुद्राएं ये हम लोग देख चुके हैं। कोरियोग्राफी और पैर का काम सीधे तौर पर होता है। उसके बाद कोलकाली जो है अब केरल स्कूल कलोल साबम में एक लोकप्रिय कार्यक्रम होता है। ठीक है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी माना जाता है। इसलिए याद रखिएगा कोलकाली कहाँ होता है, केरला में, केरला के मालाबार के क्षेत्र में। ठीक है, और यहाँ इसे सिर्फ मेल के द्वारा, पुरुष के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, और इसमें कलारी पट्टू के कुछ तत्व शामिल होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। अभी हाल में ब्रिक्स का वर्चुअल समिट हो रहा है। ठीक है, ब्रिक्स के जितने भी मेंबर्स हैं वे सभी लोग वर्चुअली एक दूसरे से संवाद करके प्रयास कर रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष हो रहा है और वहां पे फिलिस्तीनियों पर जो नागरिक फंसे हुए हैं उसे जल्द से जल्द निकाला जा सके। तो भारत के भी विदेश मंत्री जो गए हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी कहा है कि मैं आतंकवाद का पूर्णतः विरोध करता हूं, हमास का पूर्णतः विरोध करता हूं, परंतु ये जो फिलिस्तीनी नागरिक हैं उनके सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, इसी की बात की जा रही है यहाँ पे। इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका ने इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, मतलब कि उसके द्वारा ही अध्यक्षता की गई है। तो मंगलवार को इजराइल और हमास आतंकी समूह के बीच युद्ध पर चर्चा करने के लिए रूसी, यहाँ पे एक मुख्य बात है, बहुत दिनों से ये ग्लोबल पॉलिटिक्स से दूर थे। ठीक है, रूस के राष्ट्रपति, तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित ब्रिक्स देशों के समूह के एक आभासी, मतलब कि वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ब्रिक्स समूह जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अमेरिका है। तो शुरुआत में दक्षिण अमेरिका नहीं था, अभी आगे हम लोग स्लाइड में देखेंगे कि इसकी शुरुआत, ब्रिक्स की शुरुआत कैसे कैसे हुई, सारे कालक्रम को भी देखेंगे। दुनिया की 1/4 अर्थव्यवस्था और दुनिया का लगभग 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है ब्रिक्स। ठीक है, और तेजी से जो पश्चिमी देश है, वेस्टर्न कंट्री है, पश्चिमी नेतृत्व वाले मंचों के प्रभुत्व का प्रतिकार करता है, विरोध करता है। ठीक है, उसका एक विकल्प को सुनिश्चित करता है, खासकर डेवलपिंग कंट्री के लिए। तो ब्रिक्स जो है वो मुख्य रूप से आर्थिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तो ब्रिक्स जो है वो मुख्य रूप से आर्थिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने वाली उभरती हुई, ठीक है, इमर्जिंग जो इकोनॉमी है, जितने भी देश के जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसने भू राजनीतिक बदलावों के बीच महत्व प्राप्त किया है। विशेष रूप से ये यूक्रेन संघर्ष के बाद हाल के समय में ब्रिक्स का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो ब्रिक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अभी तो हम लोगों ने बात किया कि चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने जल्द से जल्द कहा है कि गाजा में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान कर दिया गया है। अब ब्रिक्स के बारे में एजेंडा जान लेते हैं। तो ब्रिक्स का
नियमित वार्षिक शिखर सम्मेलन और विचार विमर्श जो पिछले कुछ वर्षों में काफी व्यापक हो गया है, इसमें समसामयिक वैश्विक मुद्दों को शामिल किया जा रहा है, जो अभी करंट के मुद्दे हैं, जो तत्काल में चल रहे हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, ये कुछ पॉइंट बहुत अच्छे हैं, जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वित्तीय स्थिति, उसके बाद ब्रेटन वुड्स संस्थानों का सुधार, उसके बाद व्यापार संरक्षणवाद और विश्व व्यापार संगठन। तो ब्रिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव रीजनल डेवलपमेंट, मतलब कि क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करना है। टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स, मतलब कि व्यापार संबंधित जो बाधाएं होते हैं उसको समाप्त करना। बिल्ट अप रिलेशनशिप, जो डेवलपिंग कंट्री है वो एक एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए एक बेहतर समूह बनाने की सुनिश्चित करने जा रहे हैं। उसके बाद ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज, और जितने भी संसाधन हैं उसका सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित करने की बात की जा रही है। उसके बाद रिएक्ट टू टेररिज्म, मतलब कि आतंकवाद के विरुद्ध सशक्त रूप से, सामूहिक रूप से लड़ने की बात की जा रही है। उसके बाद टू अचीव द गोल ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, मतलब कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बनाया गया है ये क्या कार्य करता है, इसको भी हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विकास कैसे हुआ? तो समूह का गठन पहली बार अनौपचारिक रूप से 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के मौके पर ब्रिक, उस समय ब्रिक था, साउथ अफ्रीका नहीं था, ब्रिक मतलब ब्राजील, रूस, भारत और चीन देशों के नेताओं की एक बैठक के दौरान किया गया। उसी वर्ष के बाद इसे औपचारिक रूप दिया गया था न्यूयॉर्क में पहली ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान। तो पहला जो ब्रिक सम्मेलन हुआ था वो 2009 में हुआ था, ठीक है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था। तो इस शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित हुआ था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य मिल गया और उसके बाद यहाँ से ब्रिक्स बन गया। उसके बाद 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने चीन में अपने पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है। तो ये है पूरा कालक्रम, ठीक है। उसके बाद 2022 में, अभी जो 2023 में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसमें उसकी अध्यक्षता किया गया था साउथ अफ्रीका के द्वारा। तो 2022 में 14 में, अभी जो हुआ है वो 15वां हुआ है, ठीक है, 2023 में। तो 2022 में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बीजिंग घोषणा को अपनाया गया, जहां यह घोषणा किया गया कि ब्रिक्स देश जो है वो रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का समर्थन करेगा। इसके अलावा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग, डिजिटल परिवर्तन, औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं का लचीलापन और स्थिरता और कम कार्बन उत्सर्जन को भी बढ़ावा देगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके कामकाज के क्या क्या तरीके हैं। तो ब्रिक्स साझेदारी के बीच संबंध जो है वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर, आमतौर पर मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत और मानदंडों के द्वारा किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सिद्धांत बनाए गए हैं, जैसे खुलापन, व्यावहारिकता, एकजुटता, गैर ब्लॉक प्रकृति, उसके बाद तीसरे पक्ष के संबंध में तटस्थता। उसके बाद संक्षिप्त नाम जो है ब्रिक्स के अनुसार सदस्य बारी बारी से वार्षिक आधार पर मंच के अध्यक्षता के रूप में कार्य करता है। जैसे एक बार BRICS, जैसे मतलब कि साउथ अफ्रीका हो गया अभी, उसके बाद फिर से ब्राजील करेगा, उसके बाद फिर से रशिया करेगा, ठीक है, उसके बाद इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा। इसी तरह से ये कार्यक्रम चलता जाता है। ब्रिक्स का जो काम है वो 2010 से वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान अनुमोदित कार्य योजनाओं पर आधारित है। तो ब्रिक्स की पहल क्या क्या है? तो ब्रिक्स देश जो है वो 3 प्रमुख स्तंभों के तहत महत्वपूर्ण पहल पर विचार विमर्श करते हैं। तो कौन कौन से 3 प्रमुख हैं? तो पहला ये हो गया, जैसे राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, जैसे शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए वैश्विक राजनीतिक क्षेत्र में वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर सहयोग और संवाद को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला जो है वो राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग है। और यहाँ पे इस स्तंभ के अंतर्गत प्राथमिकता जो दी गई है वो बहुपक्षीय प्रणालियों में सुधार और आतंकवाद विरोधी वार्ता पे एकजुटता को सुनिश्चित करने की बात की गई है, सहयोग की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है ये है ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, जिसमें ब्रिक्स राजनीतिक और सुरक्षा स्तंभ सहयोग का एक महत्वपूर्ण घटक है। आतंकवाद निरोध, मतलब जो एंटी टेररिस्ट बात किया जा रहा है, आतंकवादियों के जो गतिविधियां होती है उसके विरुद्ध एकजुटता की बात की जा रही है। उसके बाद साइबर सुरक्षा, शांति और स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध, उसके बाद साथ ही ब्रिक्स देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे सुरक्षा मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, ये सुरक्षा पे बात किया गया, शुरुआत में राजनीति पे बात किया गया, और तीसरा जो है आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग, मतलब कि व्यापार, कृषि, बुनियादी ढांचे, छोटे और मध्यम
उद्यमों, ऊर्जा, वित्त और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में अंतर ब्रिक्स सहयोग के विस्तार के माध्यम से पारस्परिक समृद्धि के। अब देख लेते हैं कि ब्रिक्स के द्वारा जो बनाया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक वो क्या है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो उभरते बाजारों और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और सतत विकास परियोजनाओं मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से ब्रिक्स द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इस समझौते पर 2014 में फोर्टालेजा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किया गया। ये 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया, ठीक है। और बैंकों ने 2015 में परिचालन शुरू किया। इसका मुख्यालय जो है वो शंघाई चीन में है और दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में क्षेत्रीय कार्यालय भी यहाँ पे है। उसके बाद संस्थापक सदस्यों के अलावा बांग्लादेश, यूएई, मिस्र, उरुग्वे नए सदस्य बने हैं। जो सदस्यता है वो संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के लिए भी खुली हुई है। उसके बाद प्रत्येक सदस्य की मतदान शक्ति जो होती है वह पूंजी में उसके अभिदत्त शेयरों के बराबर होगी। हालांकि ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी जो होती है वो कभी कभी मतदाता शक्ति के 55% से कम नहीं हो सकती। साथ ही किसी भी देश के पास वीटो पावर नहीं है। सबसे अच्छी चीज ये है क्योंकि अभी देखा जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लगातार कोई भी अगर मुद्दा उठता है, कोई भी समाधान के लिए वार्ता होती है, तो कोई भी एक अगर देश जो पांचों देश हैं वो अगर वीटो यूज कर लेता है तो वो मुद्दा जो है वो स्थगित हो जाता है। तो इसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि यहाँ पे कोई भी वीटो नहीं है। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है अब तक 96 बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए $32.8 बिलियन देने का वादा किया है। अब देख लेते हैं ब्रिक्स भुगतान प्रणाली। इसमें एक उपयोग किया गया है स्विफ्ट ट्रांजैक्शन सिस्टम। ब्रिक्स देश एक ऐसी भुगतान प्रणाली स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है जो स्विफ्ट भुगतान प्रणाली के विकल्प के रूप में काम कर रही है। तो स्विफ्ट प्रणाली क्या होता है? तो इस स्विफ्ट का याद रखिएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो इसके विकल्प की बात की जा रही है। इसे उसके बाद ब्रिक्स से और क्या फायदे हैं? तो डॉलर का जो प्रभुत्व है वैश्विक स्तर पर उसे कम करने की बात की जा रही है, ठीक है। इसे डॉलर आधारित प्रणाली पर निर्भरता कम करने के लिए डॉलर प्रभुत्व वाली भुगतान प्रणाली का एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक को। उसके बाद इससे क्या और फायदे हो रहे हैं? तो सांस्कृतिक और लोगों से पीपल टू पीपल रीच, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। नियमित आदान प्रदान के माध्यम से सांस्कृतिक, शैक्षणिक, युवा, खेल और व्यवसाय में अंतर ब्रिक्स लोगों के बीच संपर्क को गुणात्मक रूप से समृद्ध और बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे ब्रिक्स संसदीय मंच, ये सब जो आयोजित किए जा रहे हैं जिसके कारण जो ब्रिक्स के जितने भी मेंबर्स हैं वो आपसी रूप से ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर संबंध को स्थापित कर सके। इसी के लिए ब्रिक्स संसदीय मंच, ब्रिक्स फिल्म महोत्सव, ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स अकादमिक फोर्स, ठीक है, एजुकेशन के लिए, उसके बाद युवाओं के लिए, उसके बाद फिल्म के लिए या फिर संस्कृति के लिए कह सकते हैं, उसके बाद जितने भी राजनीतिज्ञ होते हैं उनके लिए। तो ये सभी चीज़ें आपसी आदान प्रदान से क्या होगा, जिससे कि इन लोगों के बीच में भावनाओं के आदान प्रदान से इनकी एकजुटता बढ़ेगी, आपसी विश्वास बढ़ेगा। तो व्हाट टू नो अबाउट स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम, इट्स अ मेंबर ऑनर्ड कॉर्पोरेशन। तो इसी की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ये अलाउ करता है इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस टू टेक इलेक्ट्रॉनिक और कार्ड पेमेंट इवन इफ द कस्टमर और वेंडर यूजेज अ डिफरेंट बैंक। अगर डिफरेंट बैंक भी यूज किया जाता है तो भी स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम उपयोग होती है, ठीक है। तो इसी का एक विकल्प लाया गया है ब्रिक्स के द्वारा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है। अब भारत और ब्रिक्स के बीच में देख लेते हैं कि क्या क्या भारत को फायदे हैं। तो भारत ब्रिक्स समूह का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और संगठन में इसकी भागीदारी कई मायनों में फायदेमंद रही है। तो ब्रिक्स जो है वो भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए प्रमुख कारण देख लेते हैं। जैसे राजनीतिक सहयोग, तो ब्रिक्स भारत को सुरक्षा, आतंकवाद, जलवायु और व्यापार पर वैश्विक जुड़ाव के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। उसके बाद आर्थिक लाभ क्या क्या है? तो भारत को 3 अरब से अधिक लोगों के बड़े बाजार तक पहुंच को प्राप्त करता है जो विशाल व्यापार का अवसर प्रदान करता है। उसके बाद जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उससे फंडिंग भी मिलता है जिससे भारत की विकास परियोजनाओं का समर्थन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, ठीक है। उसके बाद बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार, तो ब्रिक्स के सदस्य के रूप में भारतीय बहुपक्षीय सुधारों को बढ़ावा देकर अधिक समावेशी और न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अन्य सदस्य देशों के साथ काम करने में सक्षम बनाता है। उसके बाद दक्षिण दक्षिण सहयोग, जितने भी साउदर्न कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्री,
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेशन को बढ़ावा मिलता है। जैसे ब्रिक्स के एक प्रमुख सदस्य के रूप में भारत व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे क्षेत्रों में दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस मंच का उपयोग करने में सक्षम हो रहा है। उसके बाद जो नई विश्व व्यवस्था का स्तंभ, तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसके विस्तार के बाद नेताओं ने ब्रिक्स को नई विश्व व्यवस्था का स्तंभ कहा है। ठीक है, ये 15वां शिखर सम्मेलन में कहा गया नई विश्व व्यवस्था का स्तंभ। और प्रॉब्लम्स क्या क्या है? हालांकि भारत के सामने चुनौती है कि चीन केंद्रित या फिर पश्चिमी केंद्रित विश्व व्यवस्था के बीच चयन करना या दोनों में संतुलन बनाना, ये सबसे बड़ा समस्या है भारत के लिए। क्योंकि यहाँ पे एक तो वेस्टर्न कंट्रीज के काउंटर करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे कहीं मेंबर्स के द्वारा कहीं चीन के रूप में चीन की तरफ झुकाव ना हो जाए, इससे भी भारत को सतर्क रहना है और इसे एक संतुलित रूप से ध्यान रखना है कि भारत ना तो चीन की ओर ध्यान दे, भारत ना तो चीन की ओर झुकाव रखे, ना ही पश्चिमी देशों की ओर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही है। हम लोग पहले भी देखे थे, जैसे फ्लड हो गया, सूखा हो गया। ठीक है, इसके कारण जो फ्लड आ गया तो फिर बाढ़ आ जाता है, बाढ़ के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो जा रही है। ठीक है, जैसे कि मच्छरों का प्रसार बढ़ जाता है। पहले तो सिर्फ बारिश के समय में बढ़ता था, लेकिन अभी क्लाइमेट चेंज के कारण साल में 3-4 बार जो होता है वो मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसके कारण और ज़्यादा समस्याएं हो रही है। ठीक है, सुखाड़ के कारण जो होता है वो फसल जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, खाद की आपूर्ति वो कम हो जाती है। उसके बाद हेल्थ से भी संबंधित बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन हेल्थ, तो इंजरीज, फर्टिलिटीज, उसके बाद मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट, अस्थमा हो जा रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब गर्मी बढ़ जाती है तो हीट रिलेटेड बीमारियां हो जाती है, बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर फेलुअर भी हो जाता है, एक्सट्रीम जब गर्मी बढ़ जाती है। अनेक प्रकार के सेवियर वेदर्स का सामना करना पड़ता है। उसके बाद एयर पॉल्यूशन जो होता है वो बहुत ही ऊपर चला जाता है। चेंजेज इन वेक्टर इकोलॉजी, जैसे मलेरिया, डेंगू, मैं बोला ना कि पहले साल में तो एक बार आता था मलेरिया का प्रकोप, लेकिन अभी वर्तमान समय में लगातार जो क्लाइमेट चेंज बहुत ही एग्रेसिवली चेंज होता जा रहा है, जिसके कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न है। लगातार जो मच्छरों का प्रसार है वो बढ़ रहा है, जैसे मलेरिया, डेंगू, उसके इंसेफ्लाइटिस, हेंटावायरस, उसके रिफ्ट वैली फीवर, अनेक प्रकार की नई नई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। चिकनगुनिया भी, चिकनगुनिया का तो टीका का भी निर्माण किया जा चुका है, जिससे चिकनगुनिया के प्रभाव को रोका जा सके। अनेक प्रकार के जो सांस संबंधित बीमारियां भी हो जा रही है। ठीक है, रेस्पिरेशन से एलर्जी हो जाता है, अस्थमा हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो लगातार जो बारिश नहीं हो पाती है तो जो गुणवत्ता होती है जल की वो खराब हो जाती है, जिसके कारण कॉलरा हो जाती है और भी अनेक प्रकार की बीमारियां हो जा रही है। वाटर एंड फूड सप्लाई में इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण भी माल न्यूट्रिशन हो रहा है। ठीक है, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं बहुत से लोग। उसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, बारिश नहीं होने के कारण और भी इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है, जिसके कारण फोर्स्ड माइग्रेशन। ठीक है, फोर्स्ड माइग्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट बढ़ रहा है। तो इसी को आगे पढ़ लेते हैं कि भारत की अपर्याप्त स्वास्थ्य प्रणाली हमारी आबादी को स्वास्थ्य पर जलवायु जोखिम के प्रभाव के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है। जलवायु परिवर्तन सीधे ही स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिससे अधिक बीमारियां और मृत्यु हो रही है। जैसे कि यह पोषण को प्रभावित करता है, काम करने के घंटे को प्रभावित करता है और जलवायु प्रेरित तनाव को भी बढ़ाता है। एक अनुमान से पता चला है कि यदि वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई तो भारत के कई हिस्से रहने लायक नहीं होंगे। ठीक है, तो पेरिस समझौता के दौरान सभी देश जो है वो तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने पर सहमत हुए, परंतु अभी तक ये असफल ही रहे हैं। मात्र 14% ही इसमें सफलता मिल रही है। तो वर्ष 2023 में कहा गया है कि अधिक तापमान और गर्मी की लहरें बहुत ज़्यादा देखी गई है, हर एक देश में देखी गई है। ठीक है, तो इसके कारण जो अर्थ की स्थिति है, हमारे ग्रह की स्थिति है, और भी खराब होने की संभावना है। जो जलवायु संबंधी अनेक प्रकार की विपदाएं आ रही है उसमें देख सकते हैं अत्यधिक गर्मी, चक्रवात, बाढ़, बढ़ती अनियमितता, बारिश की जो बढ़ती अनियमितता है के साथ घटित होने की और भी संभावना है आने वाले भविष्य में। ये खाद्य सुरक्षा और आजीविका में हस्तक्षेप करेगा और स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न करेगा।
जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है वो देख लेते हैं। तो अत्यधिक उच्च वायु तापमान जो होता है वो सीधे तौर पर हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियों से होने वाली मौतों में योगदान देता है। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा से रैपिडली तापमान बढ़ता है उसके कारण हार्ट और श्वास संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती है, जिसके कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है, खासकर वृद्ध लोगों की। उदाहरण के लिए यूरोप में 2003 की गर्मी की लहर के कारण 70,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। तो अभी यह आशंका जताई जा रही है कि वर्तमान समय में जो स्थितियां खराब हो रही है क्लाइमेट चेंज के कारण, तो आने वाले समय में जो ज़्यादा से ज़्यादा हीट वेव जब चलेंगे उसके कारण भी बहुत सारी मृत्यु हो सकती है। उच्च तापमान हवा में ओजोन और अन्य प्रदूषकों के स्तर को बढ़ा देता है, जो हृदय और श्वसन रोग को बढ़ाता है और वर्षा के बढ़ते पैटर्न से ताजे पानी की आपूर्ति को भी प्रभावित करता है। जब तापमान बढ़ जाएगा जिसके कारण क्या होगा कि जो हमारा वाटर लेवल है वो डिक्रीज कर जाएगा, फ्रेश वाटर का, ठीक है, ताजे पानी का। वहीं जो ओशन का लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर भी पिघलने लगेंगे। तो जितने भी हमारे ग्लेशियर से जो नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, तो ये सारी जो नदियां हैं ये इसके भी जल स्तर में भी कमी आएगी, जिससे कि हमारा जो कृषि संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी और जल की आपूर्ति से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो सुरक्षित पानी की कमी स्वच्छता से समझौता कर सकती है और डायरिया रोग का खतरा बढ़ सकता है, जिससे कि हर साल 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं वो लगभग 5 लाख से अधिक बच्चों की मौत हो जाती है डायरिया और कॉलरा के कारण। तो इसके कारण पानी की कमी कारण सूखा और अकाल भी पड़ सकता है। तो ये देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, हेल्थ इम्पैक्ट, उसके बाद इंटरवेंशंस एंड स्ट्रेटजीज की कैसे कैसे हम इसे बेहतर कर सकें। आगे कहा जाता है कि 21वीं सदी के अंत तक जलवायु परिवर्तन से क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सूखे की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होने की संभावना है। ठीक है, 21वीं सदी के अंत तक इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी पेरिस एग्रीमेंट हो रहे हैं उस पर लोग कायम रहें, खासकर जो डेवलप्ड कंट्री हैं। डेवलप्ड कंट्री जो है इसे अभी भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो बढ़ते तापमान और परिवर्तनशील वर्षा से कई सबसे गरीब क्षेत्रों में मुख्य खाद्य पदार्थों के उत्पादकता में कमी आने की संभावना है। इससे कुपोषण और अल्प पोषण, मतलब कुपोषण मतलब होता है माल न्यूट्रिशन और अल्प पोषण मतलब हो गया अंडर न्यूट्रिशन की व्यापकता बढ़ेगी, जो वर्तमान में हर साल 3.1 मिलियन मौतों का कारण बनती है। जलवायु में परिवर्तन से महत्वपूर्ण वेक्टर जनित बीमारियों के संचरण का मौसम जो है वो लंबा होने का और उसकी जो भौगोलिक सीमा में परिवर्तन होने की भी संभावना है। मतलब कि पहले एक ही देश में फैलता था, अभी वर्तमान समय में जो इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन आ गया है कि इसके प्रभाव जो है वो सभी देशों में पड़ सकते हैं। अधिक गर्मी का मतलब लंबे समय तक एलर्जी का मौसम और अधिक श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। अधिक बारिश जब होगा उससे फफूंदी, कवक और इंडोर वायु प्रदूषण बढ़ सकता है, जिससे कि मलेरिया जो है वो जलवायु से अधिक प्रभावित होता है। इसी कारण आजकल डेंगू का प्रसार देखा जा रहा है कि साल में 3-4 बार देखा जा रहा है। उसके बाद एनोफिलिस मच्छरों द्वारा प्रसारित मलेरिया से हर साल 4 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है, मुख्य रूप से 5 साल से कम उम्र के अफ्रीकी बच्चों की। उसके बाद डेंगू का मॉस्किटो वेक्टर भी जलवायु परिस्थितियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है और अध्ययनों से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन से डेंगू का जो जोखिम है उसमें भी वृद्धि हो सकती है। ये सब नकारात्मक प्रभाव थे। अब देख लेते हैं वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो भारतीय उदाहरण में देख लेते हैं। तो मुंबई 2005 का उदाहरण दिया जा रहा है और केरल 2018 में बाढ़ के बाद लेप्टोस्पायरोसिस या रैट फीवर का प्रकोप बढ़ा। तो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा वायु प्रदूषण अस्थमा और श्वसन समस्याओं में वृद्धि के लिए एक जोखिम का कारक है, जो खासकर शहरी क्षेत्रों के बच्चों में हो सकता है। और ग्लेशियर भी यहाँ पे पिघल सकता है। ग्लेशियरों के पिघलने से हिमनद झीलों का निर्माण होता है, जो और अगर अचानक फट गया, जितने भी हिमालयन क्षेत्र हैं अगर वहां पे ग्लेशियर अचानक फट जाता है जिससे कि रैपिड फ्लड आ जाते हैं अचानक से, ठीक है, बाढ़ आ जाती है, जो हिमालय और उप हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही बड़ी त्रासदी के रूप में निर्देशित होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, तो इसमें आगे कहा जाता है स्वास्थ्य क्षेत्र के लचीलेपन में पर्याप्त निवेश के बिना हालिया विकास लाभ जो है वो जोखिम में है। तो कई देशों और विकास संस्थानों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जलवायु लचीलेपन के निर्माण के महत्व को पहचाना है। बहुत से देश तो इसका अच्छा कार्य कर ही रहे हैं। तो 184 में से 121 देश जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित
योगदान जो है वो एनडीसी में स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में शामिल है, जो कई विकासशील देश जैसे कि 90% अफ्रीकी राज्यों, 69% एशियाई राज्यों, 82% लैटिन अमेरिकी राज्य में कार्रवाई के लिए मजबूत समर्थन से प्रेरित है। और जलवायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए तत्परता महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभी भी देखा जा सकता है कि 66% जो देश हैं वो बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो समस्याएं हो रही हैं उसे कंट्रोल किया जा सके। हम अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट को कंट्रोल करके रख सकते हैं और जो कार्बन इमिशन हो रहा है उसे भी कंट्रोल करें। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र को विशेष रूप से एक एकीकृत पर्यावरण और स्वास्थ्य निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के अपनी प्रक्रिया क्षमता को व्यवस्थित करने से मजबूत करके इन प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने की जो क्षमता के साथ स्वास्थ्य प्रणाली को आपदाओं सहित स्वास्थ्य आपदा स्थिति के लिए प्रभावी और त्वरित प्रक्रिया के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यही वे फॉरवर्ड है जो कुछ सुझाव दिए गए हैं। 66 देश जो है डेवलपिंग कंट्री, इसे और ज़्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता है और खासकर मैं हमेशा बोलता हूँ कि डेवलप्ड कंट्री और वेस्टर्न कंट्री जो हैं उन्हें जल्द से जल्द इसमें एकजुट होने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, ये भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, सभी देशों को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नेट जीरो कार्बन होता क्या है। तो मेनली जो नेट जीरो कार्बन होता है, जितने भी कार्बन जो हम लोग इमिशन करते हैं एक कंट्री वाइड, उसे हम लोग अवशोषित करने में, ठीक है, जितने भी जीएचजी गैस हैं उसका इमिशन हो रहा है तो उसको एब्जॉर्व करने के लिए जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर उसे नेट जीरो करने के लिए जो प्रभावी कदम उठाते हैं उसी को कहा जाता है नेट जीरो उत्सर्जन। ठीक है, नेट जीरो कार्बन इमिशन। तो इसी में कहा जाता है जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ उसी के अनुसार जीवाश्म ईंधन पर अपनी अर्थव्यवस्थाओं की निर्भरता को कम करने के लिए देशों द्वारा की गई सभी प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए सदी के अंत तक तापमान में 2.5 से 2.9 डिग्री का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैं फिगर दिया हूं इसमें मुख्यतः सभी देश का कौन कितना अचीव किया है उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए 2030 तक उत्सर्जन जो है, जो हमारा कार्बन इमिशन है उसको 28% तक की कटौती की जानी चाहिए। और अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस रखना है तो उन्हें 42%, ये दोनों पॉइंट याद रखेगा। ठीक है, अगर 2 डिग्री रखना है, तापमान अगर बढ़ेगा तो 28% इमिशन को हम लोग कटौती करना होगा, तब 2 डिग्री बढ़ेगा। और अगर 42% हम लोग कार्बन इमिशन को कटौती कर देते हैं तो 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। ठीक है, तो कई देशों द्वारा शुद्ध शून्य यानी कि शुद्ध कार्बन उत्सर्जन नहीं करने का वादा, ठीक है, बहुत से देश जो ऐसे हैं कि कार्बन उत्सर्जन नहीं करने का वादा करने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि ये जो विश्वसनीय नहीं कहा, जितने भी देश हैं वो प्रतिबद्ध नहीं है सही तरीके से। यहाँ तक कि सबसे आशावादी परिदृश्यों में भी उत्सर्जन को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की संभावना मात्र 14% है। ठीक है, मात्र ही 14% है ऐसा संभावना कि हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रख पाए। अब तो लगभग उतना बढ़ता ही जा रहा है। पेरिस एग्रीमेंट को अपनाने के समय मौजूद नीतियों के आधार पर, तो पेरिस एग्रीमेंट को अपनाने के समय आधार पर 2030 में जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसमें 16% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और आज अनुमानित जो है वृद्धि 3% है। तो तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए 2030 तक हर साल वार्षिक उत्सर्जन में 8.7% की कमी करनी चाहिए, तभी हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रुक पाएंगे। तो रिपोर्ट क्या कहती है कि दुनिया में 2022 में सामूहिक रूप से 57.4 बिलियन टन कार्बन का उत्सर्जन हुआ, जो 2021 की तुलना में 1.2% की वृद्धि है। और महामारी के कारण उत्सर्जन में 4.7% की गिरावट देखी गई। जब कोविड था उस समय सारे ट्रांसपोर्टिंग बंद थे, लेकिन 2023 के अनुमानों से पता चला है कि दुनिया लगभग महामारी पूर्व उत्सर्जन स्तर पर वापस आ गई है। ठीक है, तो फिर से उत्सर्जन उतना ही हो रहा है कार्बन का। बहुत से देश तो ऐसे भी हैं जो कार्बन इमिशन को पहले से ज्यादा कर रहे हैं कि मुझे डेवलपमेंट करना, मैं नहीं सुनने वाला हूँ। ठीक है, तो ये अप्रोच बदलना होगा देश को, क्योंकि इससे किसी एक देश को फायदा या नुकसान नहीं होगा, पूरे ग्लोबल लेवल पे इसके इम्पैक्ट देखे जा रहे हैं अभी वर्तमान समय में।
तो हम लोग अब देख लेते हैं कि ग्लोबल हाउस गैस की जो प्राथमिक गैस है वो कौन कौन है। जैसे जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया। तो याद रखिएगा, ठीक है। और अन्य जीएजी जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैस, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन। तो ये सारे जो हैं ग्रीन हाउस गैसेज हैं। बहुत से एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस हो या फिर यूपीएससी, इसमें ये लगातार पूछे जा रहे हैं सवाल। तो ग्रीन हाउस गैसों में से केवल जल वाष्प ही आने वाले और बाहर जाने वाले विकिरण दोनों को अवशोषित कर सकता है। तो खाद्य उत्पादन से निकलने वाली ये एक बहुत ही मुख्य पॉइंट है कि आजकल जो मीट इंडस्ट्री है उससे सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है। लगभग जितने भी फूड प्रोडक्शन होते हैं उसमें जितने भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है उसमें सबसे ज्यादा 60% जो वेटेज है वो मांस उद्योग उत्पादन, जितने भी मीट प्रोडक्शन, जितने भी इंडस्ट्री हैं उससे ग्रीन हाउस गैस का ज्यादा से ज्यादा इमिशन हो रहा है, क्योंकि इसमें से भी बहुत बड़ी मात्रा में मीथेन निकलता है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि राज्यों को श्रम अधिकारों को समान रूप से लागू करने की आवश्यकता है, न कि संरक्षण बात पर निर्भर रहने की। अ स्टेट नीड टू इम्प्लीमेंट लेबर राइट्स यूनिफॉर्मली एंड नॉट रिलाई ऑन प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम 2020 को रद्द करके सही कार्य किया है। जो यहाँ पे कहा गया था पंजाब और हरियाणा के द्वारा कि 30,000 से नीचे के जितने भी नौकरियां थी उसके लिए कहा गया कि लोकल लेवल पे, मतलब कि स्टेट के जितने भी लेबर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्त किया जाए। तो इसी को रद्द कर दिया गया है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा। जो निजी क्षेत्र में 30,000 रुपए से कम मासिक वेतन प्रदान करने वाले नौकरियों में राज्य के निवासियों को 75% आरक्षण प्रदान करने की बात की गई थी। अभी बिहार में भी 75% आरक्षण हो गया है ईडब्ल्यूएस को अगर हम लोग जोड़ दे तो। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर कानून बनाने और निजी नियोक्ताओं को खुले बाजार से लोगों की भर्ती करने से रोकेगा, जिससे कि राज्य के अधिकार क्षेत्र से जो बाहर है। यह भी मानना है कि यह अधिनियम जो है वो अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 में कहा जाता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है कि यह अधिनियम जो है वो संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटी की समानता, मतलब कि समानता की जो गारंटी दी गई है, और अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता, मतलब कि किसी भी जगह भारत के किसी भी स्थान पर जाकर वो कोई भी कार्य कर सकता है, उसका उल्लंघन हो रहा है। इसी कारण इसे रद्द कर दिया गया। अदालत ने कहा कि स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण आवंटित करके अधिनियम जो है वो देश के बाकी हिस्सों के नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ है, और इस तरह के कृत्यों से अन्य राज्य भी इसी तरह के अधिनियम ला सकते हैं जो वास्तव में एक कृत्रिम दीवार पैदा कर देगा सभी स्टेट्स के बीच में, जिससे कि भेदभाव उत्पन्न हो जाएंगे सभी स्टेट्स के बीच में। तो यह तर्क दिया जाता है कि अधिनियम भारत के पूरे क्षेत्र में श्रमिकों के स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध लगा रहा है। अदालत ने अधिनियम में निर्धारित निजी नियोक्ताओं की आवश्यकताओं को इंस्पेक्टर राज्य के समान रूप से बताया, क्योंकि जब इंस्पेक्टर राज्य था तो उस समय भी यही कहा जाता था कि जो हमारे लोग हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। तो श्रम बाजार का एक विभाजन भी हो सकता है, जिसके कारण जो जिस तरह की पॉलिसियां लाई जा रही है पंजाब और हरियाणा के द्वारा। और आगे देख लेते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश और झारखंड जैसे अन्य राज्यों ने भी इसी तरह का कानून बनाया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पाया कि 2019 में पारित राज्य का विधेयक असंवैधानिक हो सकता है, लेकिन अभी तक इस पर मामला की योग्यता के आधार पर सुनवाई नहीं हुई है। उसके बाद श्रमिक अपने कौशल और क्षमताओं के अनुरूप नौकरी के अवसर की तलाश में दूसरे राज्य में जाते हैं। यदि राज्य में विभिन्न प्रकार की दीवारें लगा दी गई रिजर्वेशन की, तो प्रतिबंध लग जाएगा, जिससे कि अन्य राज्यों के जो नौकरी चाहने वाले लोगों के अवसर हैं वहां तक पहुंच सुनिश्चित नहीं होगा। तो गरीब राज्यों के नागरिकों को अपने ही क्षेत्रों में जीवन यापन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है, जबकि कानून जो स्थानीय लोगों के लिए ब्लू कॉलर नौकरियों को आरक्षित करना चाहता है वह समस्याग्रस्त और असंवैधानिक है। एक कारण है कि बेहतर राज्य में स्थानीय लोगों के बीच प्रवासी श्रमिकों द्वारा उनकी नौकरियों को लेकर नाराजगी हो जाती है, कि स्थानीय लोग बोलते हैं कि बाहर से आकर लोग जो है वो हमारा हक छीन ले रहे हैं, और जिनसे उनकी सरकारों को आने के लिए मजबूर हो जाता है। मतलब कि क्योंकि मेनली जो सरकार जो होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, वो उसी
राज्य से चुने होते हैं, उसी जनता के द्वारा चुने होते हैं, इसलिए ऐसा कार्य किया जा रहा है। तो तत्काल संरक्षणवादी उपाय जो हैं वो ऐसे कुछ निजी नियोक्ता जो प्रवासी श्रम बाजार का शोषण करते हैं, क्योंकि ऐसे श्रमिक कम वेतन पर लंबे समय तक कार्य करते हैं, जिसके पास बहुत कम या कोई भी सामाजिक सुरक्षा और लाभ नहीं होता है। अभी वर्तमान समय में तो अनेक प्रकार के सुधार किए जा रहे हैं, जैसे कि राशन कार्ड को तो उसी तरह से फिर आधार कार्ड दे दिया गया है, सभी जगह कहीं से भी आप जाकर अपना अनाज ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कि श्रमिकों का ज्यादा से ज्यादा उद्धार हो सके। इससे श्रम बाजार का एक विभाजन उत्पन्न हो जा रहा है, जो अभी वर्तमान में पॉलिसियां बनाई जा रही है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, झारखंड हो या फिर पंजाब हो या हरियाणा हो, जिसमें एक तरफ कम वेतन वाले प्रवासी श्रमिक होते हैं और दूसरी तरफ बेहतर सौदेबाजी की क्षमता वाले स्थानीय श्रमिक होते हैं। यदि राज्य वास्तव में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के बारे में चिंतित है, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी प्रतिष्ठानों में प्रवासी श्रमिक बुनियादी श्रम अधिकार का आनंद ले सकते हैं, जो कानूनी रूप से उन्हें प्राप्त है, जिससे सभी श्रमिकों के लिए एक समान अवसर पैदा हो जाएगा और इससे शोषण की प्रथाएं समाप्त हो जाएगी, जिससे कि श्रमिकों का अधिकार जो है सुरक्षित रहेगा और आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन नहीं हो पाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में थे। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।